नमस्कार साथियों, मैं संदीप पांडे यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की हमारी एक नई पुस्तक आई है, जिसमें कि पिछले 15 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह सम्मिलित है। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग से स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन तक आज कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पुरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का लगभग कितना प्रतिशत भाग कवर करती है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य को लिपि का ज्ञान ही नहीं था। जैसे कि हमारा पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय है जिसमें मनुष्य को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखते हैं। इसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल से हमें अपने इतिहास के बारे में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। तो देखिए, पूछ रहा है पूरा पाषाण काल का विस्तार जो है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल का समय है। 2 मिलियन का अर्थ है 20 लाख वर्ष। तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष तक, तो लगभग लगभग ये मानव इतिहास का लगभग संपूर्ण भाग को कवर करता है। ये लगभग लगभग 99% भाग मानव इतिहास का कवर कर रहा है। हमारा जो पाषाण काल है, ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा समाहित है। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसकी अवधि जो है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व की है। और देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जहां से हमें मानव सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे पीछे का जो काल है, उसकी ना तो कोई अवशेष प्राप्त हुए हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई लिपि या लेखन के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ये पूरा जो समय है, ये मानव इतिहास का लगभग पूरा 99% भाग को कवर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो देखिए, मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पहले हमारा आंसर ये मेहरगढ़ ही था। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का उत्तर कुछ समय पूर्व तक मेहरगढ़ ही था। लेकिन अभी हालिया शोधों में पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में एक स्थल है प्राप्त हुआ है, जो नवपाषाणकालीन स्थल है, लहुरा देव। लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो साक्ष्य है, ये करीब 9000 ईसा पूर्व के हैं। तो अभी लेटेस्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो वो लहुरा देव है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में एक स्थल और है, कोलडिहुआ। ये आपके प्रयागराज में बेलन घाटी में स्थित है। कोलडिहुआ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जले हुए चावल यानी धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसकी जो समय अवधि है वो करीब 7500 ईसा पूर्व है। कोल्ड हुआ लहुरा देव का जो समय काल है, ये करीब
9000 ईसा पूर्व है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो मेहरगढ़ हमारा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। करीब मेहरगढ़ से 6500 वर्ष पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में स्थित है। कोलडीवा ये भी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। बुर्ज होम ये भी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुंतासी देखिए ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुंतासी। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, ये स्थल पुरातात्विक स्थल है, ये कहां पर पाया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में हमारा बुर्ज होम और गुफकराल, ये दो नवपाषाण कालीन स्थल हैं। इन स्थलों की विशेषता क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो नवपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं, इनमें बेसमेंट वाले घर पाए गए हैं। बेसमेंट वाले घर जिनमें नीचे जाने के लिए बेसमेंट होगा तो सीढ़ियां भी होंगी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर पाई गई? तो वो बुर्ज होम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल जो है हमारा वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो पाषाण काल पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा, मध्य और नव। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल का पहला कालखंड है, जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूरा पाषाण काल। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? ये हड़प्पा जो शहर है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का प्रांत पड़ता है और ये रावी नदी बह रही है। रावी नदी के ही बाएं तट पर हड़प्पा नामक शहर की खोज की गई थी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट या जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? ये हमारे सिंधु सभ्यता के बारे में प्रश्न है। कच्छ के रण में आप जानते हैं धौलावीरा नामक शहर स्थित है, ये एक संदव स्थल है। धौलावीरा का अर्थ होता है, धौला मतलब सफेद, वीरा अर्थात कुआं। धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं, तो जाहिर सी बात है यहाँ इससे ताजे पानी की प्राप्ति होगी। ये धौलावीरा जो है हमारे गुजरात राज्य में कच्छ के रण में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए लेखन हमने आपको बताया, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान तो है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे प्राचीन लिपि हमारी क्या हो गई? ये सिंधु लिपि। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसमें लिपि तो प्राप्त हुई है, लिपि ये चिन्हों के रूप में है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, चिन्ह या संकेतों के रूप में। तो क्वेश्चन 7 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सिंधु लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक या सबसे प्राचीन शैली जो हमें अभी तक ज्ञात हुई है वो सिंधु लिपि है, या इसको आप हड़प्पा लिपि भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था? तो जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा हमारी जो साइट्स हैं,
अधिकांश हड़प्पा साइट्स में जो नगर होता था वो 2 भागों में बटा रहता था। नगर का जो पश्चिमी भाग है ये ऊंचाई पर स्थित होता था और पूर्वी भाग निचाई पर स्थित होता था। पश्चिमी भाग में सैनिक, राजगृह आदि संपन्न लोग रहा करते थे और पूर्वी भाग में आम जन रहा करते थे। पश्चिमी और पूर्वी भाग या इनको पश्चिमी और पूर्वी टीला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था? तो ये पश्चिमी भाग है जिसे दुर्ग भी कहा जाता था या दुर्ग टीला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो आप जानते हैं हमारे हड़प्पा काल को ताम्र काल भी कहा जाता है। हड़प्पा निवासियों को तांबे का ज्ञान था। तो ये कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता की जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है? तो राजस्थान से अगर हम इसको लिंक करें तो राजस्थान में खेतड़ी की खदान है जहां से अभी भी तांबा प्राप्त होता है और ओमान से भी हम तांबा प्राप्त करते हैं। तो तांबे के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सी धातु है, तो वो तांबा धातु है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है। वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक भी ये बने थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? हड़प्पा लिपि आप जानते हैं हड़प्पा में हमें लिपियां प्राप्त हुई हैं, इसीलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रख रहे हैं, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और ये जो लिपि है ये संकेतों या चिन्हों के रूप में है। हम लोग आजकल चैटिंग्स में जैसे इमोजी यूज करते हैं ना, कुछ कुछ उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इमोजी तो नहीं है ये, लेकिन आपको याद रहे इसलिए इस तरह से बताया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? तो देखिए ये धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा काल का है, जिसमें 10 चिन्ह बहुत बड़े बड़े वर्ण के रूप में उल्लिखित हैं। तो ये जो शिलालेख है इसमें जो वर्ण अंकित हैं, इतने बड़े बड़े अक्षर, इतने बड़े बड़े संकेत कह लीजिए, ये कहीं और से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनका आकार सबसे बड़ा है। ये 10 कुल चिन्ह है एक शिलालेख पर उत्कीर्ण है, ये हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो ये प्रश्न 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? ये प्रश्न अधिकांश लोग कर लेंगे। महास्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये एक बहुत ही बड़ा स्नानागार था, करीब 40 फुट लंबाई में और 24 फुट चौड़ाई में। इसकी प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो नामक स्थल से हुई है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? अब जानते हैं जब हम स्नानागार या स्विमिंग पूल का निर्माण करते हैं
तो उसमें पानी लीकेज ना हो नीचे, तो उसके लिए एक परत चढ़ाई जाती है जो जल रोधी बना दे उसको। तो देखिए उस समय क्या प्रयुक्त होता था, प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग करके इस महास्नानागार या स्विमिंग पूल को जल रोधी बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति में लोथल और कालीबंगा में अग्निवेदियां, जहां हवन क्रिया संपन्न की जाती होगी, इस प्रकार की अग्निवेदियां प्राप्त हुई। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका लोथल हो जाएगा। कालीबंगा दिया होता लोथल की जगह तो कालीबंगा आपका राइट आंसर हो जाता। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो जरा गुजरात की तरफ चलिए, भारत के नक्शे में गुजरात में आपके कुल 4 हड़प्पा स्थल जो प्रमुख रूप से स्थित हैं। इसमें पहला है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रंगपुर और चौथा है सुरकोटदा। तो देख लीजिए ये 4 हड़प्पन स्थल है, इनको आप लोग याद कर लीजिए, बार बार घूम फिर के सभी प्रश्नों में पूछता है ये 4 हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो कि गुजरात राज्य वर्तमान का जो है वहां स्थित है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। लोथल आप जानते हैं यहाँ से पश्चिमी एशिया को समुद्री व्यापार होता था। तो लोथल में ही हमें सबसे बड़ा डॉक यार्ड या बंदरगाह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में भी देखिए बंदरगाह था, वहां से पश्चिम एशिया के लिए व्यापार होता था। तो सबसे बड़ा जो डॉक यार्ड है एक्चुअली उस काल का पूरे विश्व में सबसे बड़ा डॉक यार्ड लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। उसके अलावा धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोटदा ये भी हड़प्पन साइट्स हैं जो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे? ये आप लिखा हुआ है, इसको आस्क। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें घर या नगर प्रणाली प्राप्त हुई है, उसमें जो घरों में कमरे होते थे वो एक आंगन के चारों ओर बने होते थे, इस प्रकार से। जैसे अभी भी प्राचीन घरों में, गांव में इस तरह से आपको दिखेगा कि घर के केंद्र में आंगन होता है, इसके चारों तरफ कमरे होते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में घरों में जो कमरे होते थे वो आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन या बंदरगाह शहर नहीं था? देखिए अभी हमने आपको बताया कि गुजरात में हमारे लोथल स्थित था। लोथल एक बंदरगाह शहर था जहां से सबसे बड़ा बंदरगाह या डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है इनमें से जो कि बंदरगाह नहीं था? तो देखिए बालाकोट जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर। तो ये देखिए समुद्री किनारे पर है, यहाँ पर भी बंदरगाह शहर था, यहाँ से व्यापार होता था। फिर सारा ये भी एक बंदरगाह शहर है, और लोथल तो है ही, आपको बताया जा चुका है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से बंदरगाह या डॉक यार्ड की प्राप्ति हुई है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन बच गया हमारा? ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा से तो बंदरगाह शहर नहीं हो सकता, लैंडलॉक एक स्टेट है यहाँ पर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? ये लोथल स्थल के खोजकर्ता आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये SR राव साहब है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए,
धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? ये आपको बताया जा चुका है, इसको याद कर लीजिए। गुजरात में 4 हड़प्पन साइट्स हैं, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटदा। तो आपसे पूछ रहा है धौलावीरा और लोथल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जहां प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था? जो हमारी हड़प्पन साइट्स हैं, अधिकांश हमने आपको बताया वो हड़प्पन साइट्स में जो नगर प्रणाली है, नगर नियोजन प्रणाली है, वो 2 भागों में या 2 टीलों में बटी होती थी, जहां पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग टीला भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित होता था और एक प्राचीर से, सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था। इस प्रकार से जो पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला है, यहाँ पर नगर के संपन्न लोग रहा करते थे, और जो पूर्वी टीला है यहाँ पर आम जनमानस रहा करते थे, साधारण लोग। तो लेकिन जो हमारा धौलावीरा शहर है हड़प्पा सभ्यता का, ये एकमात्र ऐसा जगह है जो 3 भागों में विभक्त पाया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो आपको याद है हड़प्पा साइट्स की खोज किस प्रकार हुई? पंजाब, पाकिस्तानी जो पंजाब है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान जो भाग है उसका, वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पाकिस्तान की पहली रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान लोगों ने देखा, इंजीनियरों ने, कि पास में ही एक ईंटों का टीला है, तो उस टीले से वो ईंट उठाकर लाते थे। तो वही चीज आपसे यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को इंजीनियर पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो ईंटें हैं। बाद में ही पता चला कि जो ईंटों का ढेर है, जब वहां खुदाई की गई तो हड़प्पन साइट्स प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का एक शहर नहीं था? तो देखिए इसमें आप लोग आंसर दीजिए, लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़ या सोतकादो। तो देखिए लोथल, धौलावीरा, ये तो आप जानते हैं गुजरात राज्य में स्थित है, एक हड़प्पन साइट है ये। ऑप्शन आपके 2 बच गए, मेहरगढ़ और सुतकाको। तो सुतकाको जो है ये भी एक हड़प्पन साइट है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अब बचा आपका मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से करीब 6500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य, यानी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ जो है ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। देखिए किस तरह से आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है, ना कि एक हड़प्पन स्थल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो गया? ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपसे पूछ रहा है कि ये मूर्ति किस धातु की बनी हुई है या किस धातु में ढाली गई थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांसा एक धातु है, एक मिश्र धातु है। इसको कैसे बनाया जाता है? तांबा प्लस टिन, 3 हिस्सा तांबा और 1 हिस्सा टिन को जब हम मिलाते हैं तो हमें कांसा नामक धातु प्राप्त होती है। इस धातु की खोज कह सकते हैं कि सिंधु निवासियों ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को आप जानते हैं शुरुआती समय में उन्हें तांबे का ज्ञान था, बाद में उन्हें टिन की भी प्राप्ति हुई। हालांकि बहुत टिन जो था वो हड़प्पा साइट्स के आसपास प्राप्त नहीं होता था, बाहर से ये आता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बड़े ज्ञानी थे, कांसा की खोज उन्होंने की। इसको कांस्य मूर्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो कांसा नामक धातु की ढाली गई थी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर थी या ग्रह थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता उनमें से एक नहीं है? तो देखिए दक्षिण एशिया में तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ही। मिस्र और मेसापोटामिया की सभ्यता को भी कुछ विद्वानों ने कहा है कि मिस्र और मेसापोटामिया की जो सभ्यता है उन्हीं की बेटी है सिंधु घाटी सभ्यता, जो दक्षिण एशिया में पाई गई है। बहुत से लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मिस्र और मेसापोटामिया की सभ्यता से भी परिपक्व और पूर्व की मानते हैं। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? रूस। रूस की सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यही आपसे यहाँ पूछ रहा है। इनमें से चार में से एक ऑप्शन आपको अलग करके देखना है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और एक कौन सा नगर है जो खुदाई करने पर सामने आए? तो अभी आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ईंटों का टीला एक प्राप्त हुआ, बाद में वहां खुदाई करने पर हमें इस प्रकार की सभ्यताएं प्राप्त हुई। तो वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमें खुदाई करने के दौरान सामने आए। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन आपका सही क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पदों या पुस्तकों में लगभग 1 लाख छंद मौजूद हैं। तो ये किस ग्रंथ की बात हो रही है? आप जानते हैं महाभारत नामक महाकाव्य या महाग्रंथ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। वही आपसे पूछ रहा है। साधारण प्रश्न है, कर लेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 26 का आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने वज्जी नामक महाजनपद पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध जी से मुलाकात की थी? तो आप जानते हैं भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक वज्जी महाजनपद भी है। इस वज्जी महाजनपद पर हमला होने वाला था, जिसके बारे में वस्सकार नामक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध जी से मुलाकात की थी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, वस्सकार। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है? देखिए वेद हमारे 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ये वेद जो लिखे हुए हैं इन्हीं क्रम में आप इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद है वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी आपसे पूछ रहा है। इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। वैशाली जो थी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सा वेद है जो चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो देखिए आपको हमने बताया 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सामवेद है ये एक गायन शैली में है। इसमें गीत और मंत्र का उल्लेख है। वही आपसे यहाँ पूछ रहा है, हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुन और मंत्रों का संग्रह है। तो ये सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, सामवेद। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ये प्रश्न आपसे बहुत सारे कमीशन
बार बार घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से कौन सा धार्मिक अनुष्ठान कर सके तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो ये एक हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जाता था प्राचीन भारत में। लोगों का यह विश्वास था कि अगर वो लोग ये अनुष्ठान करते हैं तो जो बलिदानी व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु हो गई, बलिदान दे दिया जिसने, वो अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में जन्म लेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो देखिए, कुरु एक महाजनपद था, कौशल नहीं है, कौशल महाजनपद है, कौशल भी एक महाजनपद था, अंग भी एक महाजनपद था, कामरूप ये कोई महाजनपद नहीं है 16 महाजनपदों में से। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा एक 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, तो वो कामरूप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो देखिए, भारतीय दर्शन की एक खड दर्शन परंपरा, आस्तिक परंपरा के अंतर्गत भारतीय दर्शन को देखिए दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक परंपरा। कुछ दार्शनिक थे जो नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने एक दार्शनिक परंपरा चलाई। और कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने आस्तिक होते हुए, ईश्वर में विश्वास करते हुए दार्शनिक परंपरा चलाई और ईश्वर की दार्शनिक व्याख्या की। तो उनमें से देखिए हमारे 6 दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन है। ये कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, वेदांत। ये कुल 6 दर्शन हैं जिन्हें खड दर्शन या षड दर्शन भी कहते हैं। तो यही आपसे यहाँ पूछ रहा है, इसमें से कौन से ऋषि हैं? वेद ऋषि कपिल, इनका संबंध किस भारतीय दार्शनिक परंपरा से था? तो कपिल जो हमारे महर्षि हैं, ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 34 में। वैदिक कालीन चतुराश्रम, आप जानते हैं वैदिक काल में 4 आश्रम की व्यवस्था थी। उसमें उस व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, ये गृहस्थ आश्रम में ये निर्देश था, ये परंपरा थी कि व्यक्ति विवाह करेगा और पारिवारिक जीवन व्यतीत करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो इसमें आप जानते हैं ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसको मंडल कहिए या पुस्तक कहिए। ये ऋग्वेद के कुल 10 भाग हैं, 10 मंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? देखिए, जैसा आपको बताया गया कि हमारे कुल 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो प्रत्येक वेद से संबंधित एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसी प्रकार से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के भी उपवेद हैं। देखिए, चारों वेद लिख दिए गए यहाँ पर और इन चारों वेदों से संबंधित एक एक उपवेद ये आपके सामने है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है,
सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद पूछ रहा है, तो ये हो गया आयुर्वेद। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो वैदिक काल में देखिए बार बार जो चर्चा होती है वो इन्हीं देवताओं की होती है, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। तो ये प्रश्न में आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर 38। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो देखिए भारतीय दर्शन में हमने आपको बताया 6 विचारधाराएं हैं। षड दर्शन जिसे हम कहते हैं, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत। तो इसमें से देखिए 6 में से क्या यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल रहा है? वेदांत दर्शन। यही आपसे पूछ रहा है इन 4 में से कौन सा एक है जो भारतीय दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में इस राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो आप जानते हैं मगध राज्य था, मगध राज्य की राजधानी कई वर्षों तक राजगृह थी, बाद में राजधानी क्या हो गई? बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई। प्रश्न संख्या 40, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? जो मगध हमारा राज्य या मगध क्षेत्र था, मगध साम्राज्य, ये गंगा नदी हमारी बहती है। देखिए इस गंगा नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र है, और यहाँ गंगा की सहायक नदी है सोन। इस सोन नदी के पूर्वी भाग और गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मगध नामक राज्य था। तो ये ऑप्शन इसमें सही क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी, गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो ये कौन है? ये उदयन है। ये अजात शत्रु का बेटा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, पाटलिपुत्र नगर इसने बसाया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी। वर्धमान महावीर जयंती, जो भगवान महावीर जैन धर्म के ये अंतिम और कौन से तीर्थंकर थे? देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से भगवान महावीर अंतिम और अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए यानी ज्ञान के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? ये आपसे, इसको बोधि वृक्ष भी हम लोग कहते हैं। ये पूछा जाता है वास्तव में कौन सा वृक्ष था? तो ये पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष भी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उम्र में भगवान महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए? तो बहुत ही यंग एज में 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था और वो जंगल में चले गए आत्मज्ञान की खोज में। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो गया? ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती जो मनाई जाती है ये चैत माह, आप जानते हैं हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत माह से ही हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, ये शुक्ल पक्ष का 13वां दिन या त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। तो ये हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में अगर हम लोग देखें, ग्रेगोरियन या इंग्लिश कैलेंडर जो है उसमें ये समय काल कब पड़ता है? ये मार्च अप्रैल के समय में पड़ता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और वे क्या थे? तो ये बुद्ध जो थे
ये क्षत्रिय वंश के थे, शाक्य गण या क्षत्रिय वंश। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? महामस्तकाभिषेक ये एक जैन त्योहार है, ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसको आप महाकुंभ से रिलेट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा इस प्रकार से ये। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो आप जानते हैं जैन धर्म में अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है, जीव हत्या के बिल्कुल खिलाफ है ये जैन धर्म। तो इसका पालन करना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल था। किसान आप जानते हैं खेती करते हैं तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाइयों आदि का प्रयोग करते हैं या किसी भी प्रकार से, तो किसानों के लिए ये बड़ा मुश्किल था कि वो जैन धर्म के नियमों का पालन कड़ाई से कर पाए। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। स्वयंसांग या वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। वेनसांग एक आप जानते हैं विदेशी यात्री थे, इन्होंने उल्लेख किया है नालंदा बौद्ध मठ का, जहां बहुत ही बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था नालंदा में। अभी हाल ही में नालंदा का पुनरुद्धार हुआ है, करंट अफेयर से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञात्रक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, कौन थे ये पूछ रहा है। तो देखिए भगवान महावीर जो है, प्रश्न जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में पूछा गया है, कमीशन का ये उद्देश्य रहता है, आप बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर चूके तो विकल्प आपका गलत हो जाए। भगवान महावीर के जो पिता थे वो ज्ञात्रक वर्ण के मुखिया थे, वही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञात्रक या क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो ये भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन सा है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। ये 3 ग्रंथ हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए इस प्रकार से, विनय, सुत्त और अभिधम्म। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किस रूप में जाना जाता है? तो वो त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 52 राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अपने महापरिनिर्वाण से पहले भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपने महापरिनिर्वाण से पहले भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 54, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडा ग्राम में, जो आज के समय में कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? एलिफेंटा गुफाओं में, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा गुफाओं में शैव या शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट, जो पत्थर पर आर्ट उकेरी गई है, वही है एलिफेंटा गुफाएं हैं वहां पर। तो वो शिव संप्रदाय से जुड़े हुए चित्रकारी या कलाकारी है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं जैन धर्म में अगम सूत्र प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। यही आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये अगम सूत्र है। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन अगम सूत्र में है
ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति भी कहा जाता है? तो ये भगवान बुद्ध है। इन्होंने अपने ज्ञान से समस्त जगत को और विशेष रूप से एशिया में, क्योंकि इनका निवास रहा, इनका जन्म भी हुआ, तो एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय या किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। सीधा सीधा इसमें ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा जो शिक्षण संस्थान था ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है एक लंबे समय तक। बाद में देखेंगे सम्राट अशोक ने भी धर्म का प्रचार किया नालंदा में। तो ये ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो ये शाक्य लोग थे। भगवान बुद्ध के समय कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। देखिए कुछ प्रश्न ये सरल ही है, बस फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्ट्स आप लोग बस इसको नोट करते जाइए, आपको याद कराने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो जो पाली कैनन है इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए जैसे हमने बताया याद करने के कुछ तरीके, तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। प्राकृत से ही जन्म हुआ पाली भाषा का, और पाली भाषा का जन्म क्यों हुआ? प्राकृत भाषा जो थी वो बोलने में बड़ा कठिनाई महसूस करते थे कुछ लोग, खास तौर से महिलाएं, बच्चे। तो पाली भाषा का जन्म हुआ प्राकृत भाषा से ही। पाली जो है ये जन साधारण की भाषा कही जाती थी। तो भगवान बुद्ध ने अपने समस्त उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। तो इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन, ये ग्रंथ है पाली कैनन, ये कहा गया कि किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है पाली कैनन। भगवान बुद्ध से रिलेट कर लीजिए पाली भाषा को, और पाली कैनन मतलब बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? आप जानते हैं अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में, भगवान बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में। ठीक है, एक ऑप्शन आपने पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप उसके साथ है ही। तो पाली इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता, संस्कृत हो नहीं सकता, ये भी संस्कृत ही है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस कालखंड के रूप में जाना जाता है? तो देखिए मौर्य वंश ने करीब 150 वर्षों तक शासन किया, 147 या 150। तो मौर्यों का जो काल था वो भारत में एक अखंड भारत कह सकते हैं आप, अखंड भारत की इन्होंने नींव डाली। और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए और थोड़े से उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए भारत के, तो लगभग पूरे भारत पर या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्यों का शासन था। मौर्यों का पतन हुआ, मौर्य शासक अंतिम जो थे बृहदत्त, आप जानते हैं उनकी हत्या उनके सेनापति द्वारा कर दी गई थी, जिसके पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई। तो मौर्यों के पतन के बाद बहुत से छोटे छोटे वंश आए, और उसके बाद जो है अगर एक बड़े कालखंड में देखें तो उसके बाद हमें गुप्त काल दिखता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मौर्य काल के बाद से लेकर गुप्त काल तक ये जो कालखंड है मौर्यों के बाद का, इसको किस कालखंड के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मौर्योत्तर काल या उत्तर मौर्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक
चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुए बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका बेटा अशोक। तो देख लीजिए पूरी पीढ़ी आपके सामने लिख दी गई है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन या पोता था? तो कौन था? अशोक। अशोका द ग्रेट। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्राचीन समय का जो पाटलिपुत्र है वही आज का पटना शहर है। ये बिहार राज्य का पटना शहर, बिहार राज्य की राजधानी भी है। इसी पटना शहर को मौर्य काल या प्राचीन काल में हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य काल के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और स्वयं राजा बन बैठा और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग। यही आपसे पूछ रहा है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। ये मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त के सेनापति थे। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको बताया गया अभी अभी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए मौर्यों ने अपने बहुत से शिलालेख, स्तंभ लेख लिखवाए। तो इसमें से जो कंधार शिलालेख है ये अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है, वहां एक संग्रहालय में। ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी जो हमारे शिलालेख हैं ये भारत में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए, कंधार शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो आपको जो बताई गई है वंशावली, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी और इनका पुत्र अशोक। तो देखिए आपसे पूछ कर रहा है सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 70 या 70, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? तो देखिए कलिंग का युद्ध ये हमारे सम्राट अशोक के काल में हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि वहां पर अशोक का मन विचलित हो गया, बहुत द्रवित हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की और शांति के मार्ग पर चल पड़े। तो कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो देखिए धर्म या इसी का बिगड़ा रूप है धम्म। धम्म की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया। कब बनाया? कलिंग विजय के पश्चात। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग अपनाया और विजय को त्याग दिया।
तो ऑप्शन इसमें सही क्या हो गया? ऑप्शन ए 71 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे 232 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो देखिए आप जानते हैं यवन, शक, पल्लव, कुषाण ये विदेशी आक्रांता थे। मौर्य काल के बाद भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, शुंग वंश, काणो वंश, दक्षिण में चोल वगैरह, और विदेशी आक्रांताओं में यवन, शक, पल्लव, कुषाण। तो कुषाण जो शासक थे, कुषाण जो राजवंश था, इन्होंने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र नगर था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु। अजात शत्रु का पुत्र उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। मेगास्थनीज जिसकी एक पुस्तक है इंडिका, जिससे हमें पाटलिपुत्र और मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार कुल 64 द्वार थे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताया गया कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। उसी समय से शुंग वंश का स्थापना मानी जाती है। तो पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना करने वाला, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो सांची का महान स्तूप ये कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश में। ये किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है, इसको आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। इसमें जो गुप्त काल के हमारे शासक थे समुद्रगुप्त, इनकी प्रशंसा की गई है। इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने ये करवाया, उत्कीर्ण करवाया है ये शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? देखिए बार बार वही प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है कमीशन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिख दिया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त काल से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के पश्चात विजय का त्याग कर दिया था? तो ये सम्राट अशोक है। कलिंग विजय के पश्चात, कलिंग युद्ध जीतने के बाद इन्होंने विजय का त्याग कर दिया और धम्म का मार्ग अपना लिया। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी भी ने कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? ये सम्राट अशोक हैं जिन्हें देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मौर्योत्तर काल में कौन से वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी? तो ये मौर्योत्तर काल में दास और कर्मकार का उल्लेख है। दास तो दास है और कर्मकार जो भाड़े के मजदूर हैं उन्हें कहा जाता था। तो दास और कर्मकार ये ऐसे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, जो दूसरे के जमीनों खेतों में काम किया करते थे। तो इनका उल्लेख किया गया है मौर्योत्तर काल में। इसको आप लोग जान लीजिए और ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो देखिए अशोक के शासनकाल में उज्जैन, तक्षशिला,
सुवर्णगिरी या दक्षिणापथ, और इधर भी था एक। तो अशोक के शासनकाल में जो मौर्य साम्राज्य था बहुत ही बड़ा था, तो उसको कई भागों में बांटा गया था, अलग अलग उनका शासन किया जाता था। तो जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, उत्तरी क्षेत्र में तक्षशिला, दक्षिणी क्षेत्र में सुवर्णगिरी, या इसे दक्षिणापथ भी कहते थे। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो तक्षशिला भी एक प्रांतीय राजधानी थी और उज्जैन भी एक राजधानी थी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों। ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? तो सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के शासनकाल का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसी से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो मौर्य काल के जो स्तंभ हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख, उनसे जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। तो कहाँ के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के जो आसपास के इलाकों थे उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, उन पर शासन, उनके बारे में सभी नीति निर्माण, नियंत्रण सम्राट स्वयं करते थे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज बार बार देखिए हम आपको बता रहे हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और पूरे मौर्य प्रशासन का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र भेजा था। पाटलिपुत्र आए थे, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अंतिम शुंग शासक की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? तो देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त हुए। बृहदत्त की हत्या कर दी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब फिर अंतिम जो शुंग शासक हुए वासुदेव, इनकी भी हत्या कर दी इनके मंत्री देवभूति ने। अंतिम शुंग शासक वासुदेव की हत्या कर दी और किसकी स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य या मंत्री, अमात्य का मतलब है मंत्री, या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, इनके प्रमुख सलाहकार, और बहुत ही इनका सम्मान था चाणक्य का। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? शत्रु, खजुराहो, मांडू या सांची? तो अशोक स्तंभ ये स्तंभ लेख है। जिन क्षेत्रों में पहाड़ियां नहीं थी या मैदानी भाग थी, वहां अशोक द्वारा स्तंभ लेख बनवाए गए। एक पत्थर का पिलर या स्तंभ होता था जिस पर जो लिखावट थी वो उकेर दी जाती थी इस तरह से। तो अशोक स्तंभ पूछ रहा है, तो ये जो सांची स्तूप में
जो अशोक का स्तंभ लेख लगा हुआ है, इसी में ऊपर अशोक की लाट, जो 4 सिंह हैं। आपसे पूछा भी ये भी जा सकता है कि अशोक की लाट जो ली गई है कहाँ से ली गई है, तो ये सांची स्तूप है हमारा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है, वहीं पर ये अशोक का स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ स्थित है। इसी स्तंभ के सबसे ऊपरी सिरे पर अशोक की लाट भी लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, सांची। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो एक एक करके सभी कथनों को देखिए। पहला कथन है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। बिल्कुल था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, मौर्य वंश का शासक था, महान शासक था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। तो अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात विजय का त्याग कर दिया और धम्म का मार्ग अपना लिया, हिंसा, युद्ध, इन सबको छोड़ दिया। तो आपका ये दूसरा कथन बी और पहला कथन ए, दोनों ही कथन पूरी तरह सत्य हैं। अब तीसरा कथन सी देखिए, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। उसके दादा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ये सम्राट अशोक के दादा थे। तो ये कथन आपका पूरी तरह सत्य है। तो अब ऐसे ही क्लियर हो गया कि जब 3 कथन सत्य हैं तो चौथा कथन यही होगा सत्य कथन। इसको एक बार देख लीजिए। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। तो देखिए, चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, अशोक के समय के नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप आप जानते हैं कि भारत एक देश तो है ही, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये भी आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो देखिए, ये मौर्य साम्राज्य था। अगर भारत में हम लोग दक्षिण भारत में, ये है केरल और ये है तमिलनाडु, और ये है कुछ हमारे उत्तर पूर्वी राज्य। तो अगर केरल, तमिलनाडु और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो मौर्य वंश का जो शासन था, जो ये मगध का चरम उत्कर्ष के समय लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य वंश का शासन था। तो वही आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो वो मौर्य साम्राज्य था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आइए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो देख लीजिए, आपको कई बार बताया जा चुका है ये। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की, उनका पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, और मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहदत्त, जिसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो यही आपसे सही कालक्रम पूछ रहा है। ऑप्शन बी इसमें ये सही कालक्रम को बता रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी बृहदत्त अंतिम शासक है, ना कि पहला, और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक आते हैं। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदत्त। इस कालक्रम को आप लोग याद भी कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। और देखिए अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। इनकी हत्या कर दी किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग इनके अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे, जिसने सैन्य निरीक्षण के बहाने सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। आगे आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग की हत्या शुंग वंश के जो अंतिम शासक हुए वासुदेव, उनकी हत्या भी उनके मंत्री देवभूति ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंद वंश था, जिसके अंतिम शासक थे धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो वही आपसे रिवर्स फॉर्मेट में पूछ रहा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो मौर्य राजवंश से पहले मगध राज्य पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। नंद राजवंश, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। और अंतिम जो नंद शासक थे वो कौन थे? धनानंद थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 1958 में अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी। अभी शुरुआत में आपने देखा एक प्रश्न था, पूछा गया था कि कौन सा अभिलेख है एकमात्र अशोक का एकमात्र जो कौन सा अभिलेख है जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो वो कंधार अभिलेख है। अशोक का ये कंधार अभिलेख वर्तमान भारत में स्थित ना होकर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान के काबुल में एक संग्रहालय में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें किस रूप में भी जाना जाता था? तो ये जो धार्मिक अधिकारी थे, इनको धम्म महामत्ता या धार्मिक महामंत्री भी कहा जाता था या धार्मिक महाअमात्य। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी या कौन सी थी? तो आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र नामक नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन कौन था? हर्यक वंश से संबंधित था, अजात शत्रु का पुत्र था। बाकी ऑप्शन गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, अंतिम उपदेश आदि से संबंधित हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो अभी प्रारंभ में एक प्रश्न आया था, उसमें आपको बताया गया था कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज मत करिएगा। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। इसको याद कर लीजिए। 97 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? देखिए, मौर्य काल भारत का एक बहुत ही उज्जवल काल रहा। बहुत से विकास के कार्य हुए। मौर्य काल के बाद लगभग एक अंधकार का युग आ गया। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल का जो समय है, इसको भारत में अंधकार का युग कहा जाता है। तो गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में विज्ञान, कला और साहित्य में बहुत प्रगति हुई और राजनीतिक रूप से स्थिरता आई। तो इसलिए मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल है, इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, विज्ञान और साहित्य आदि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया था? तो देखिए गुप्त वंश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गुप्त वंश के संस्थापक वैसे तो कुछ इतिहासकार हैं जो श्रीगुप्त को कहते हैं, वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त वंश के वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त वंश के दूसरे शासक हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही एक प्रतापी शासक हुए। इन्होंने दक्षिण भारत जो है उसके 12 शासकों को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के पहले सम्राट थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त देखिए, ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। इनके बाद गुप्त वंश के दूसरे शासक समुद्रगुप्त। वैसे तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जी को माना जाता है, लेकिन उनके बारे में बहुत विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त वंश के वो चंद्रगुप्त प्रथम है और इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है ये प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख है। ये स्तंभ लेख, इस पर समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के दूसरे शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा या प्रशस्ति इस पर उत्कीर्ण की गई है। तो ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में। ये आपसे यहाँ पूछ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें जो उल्लेख है, जो उत्कीर्णन हुआ है, ये किस भाषा में किया गया है? तो ये संस्कृत भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? अभी आपको बताया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक है और इनके उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। गुप्त काल के ये दूसरे राजा हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल जो है इसे भारतीय सभ्यता का या भारतीय साम्राज्य के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण और भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। देखिए कालिदास एक महान कवि थे, ये गुप्त काल में ही थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी की रचना इन्होंने गुप्त काल के दौरान ही की। वराह मिहिर जी एक महान खगोल शास्त्री हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या की नाप की। कब की? तो गुप्त काल के दौरान की। तो इस तरह से देखिए भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, भारतीय संस्कृति अपने चरम पर पहुंची। विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सी खोजें हुई, आर्थिक समृद्धि भी बहुत हुई इस काल में। तो इसी कारण से जो गुप्त काल है इसको
भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? देखिए किसकी बात हो रही है, ये हर्षवर्धन जी है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो ये है विंध्य शक्ति जी। वाकाटक राजवंश जो है ये एक ब्राह्मण राजवंश था और ये ब्राह्मणों को बहुत संरक्षण दिया करते थे। इन्होंने ब्राह्मण अनुयायी ब्राह्मण धर्म के लोगों को बहुत सी भूमियां दान में दी। और आपसे पूछ रहा है कि वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो विंध्य शक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव वाली जो भूमि होती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवदान किस प्रकार की भूमि थी? देवदान मंदिरों को दान की गई भूमि जो होती थी उसको देवदान भूमि कहते थे। ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। ब्राह्मणों को राज्य द्वारा दान की गई भूमि किस नाम से जानी जाती थी? ब्रह्मदेव के नाम से। और मंदिरों को दान की गई भूमि देवदान के नाम से। वेल्लन वगाई ये किस प्रकार की भूमि होती थी? गैर ब्राह्मण किसानों को गैर ब्राह्मण किसानों की जो भूमि थी उसे वेल्लन वगाई कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया शाला भोग। आपसे पूछा है कि विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था, तो शाला भोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो आपसे पांड्य राजाओं की राजधानी पूछ रहा है। पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वो कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? देखिए पल्लव जो राजा थे, पल्लव साम्राज्य था, इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे कौन? मुत्तरैयार। कावेरी डेल्टा में इनकी सत्ता थी। चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरैयार ये उपाधियां थी। तो ये उपाधियां किस प्रकार के लोगों को दी जाती थी? तो ये धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। मुवेंद वेलन और अरैयार धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो देखिए चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। इनके दरबार में कवि थे ये रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य शासक थे, इनकी प्रशस्ति की रचना की थी। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो देखिए सातवाहन साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो 60 ईसा पूर्व से लेकर और 37 ईसा पूर्व तक है। यहाँ से अब ईस्वी संवत देखिए प्रारंभ होने वाला है। तो 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक सातवाहन साम्राज्य का काल है। तो आज से अगर जोड़ेंगे 2024 चल रहा है, करीब करीब ये 2100 वर्ष पुराना साम्राज्य है। आपसे पूछ रहा है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो करीब करीब 2100 वर्ष पूर्व आ गया। ऑप्शन में से यही एक करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिए। कदमाई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो देखिए चोल राजवंश के तहत बहुत प्रकार के कर लिए जाते थे। करीब 400 प्रकार के करों का उल्लेख चोल राजवंश के दौरान हमें मिलता है। तो उसमें से कदमाई एक प्रकार का कर है। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। भू राजस्व यानी भूमि कर लिया जाता था।
अगला प्रश्न देखिए, वेट्टी किन शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो ये भी चोल शासकों द्वारा जबरन एकत्र किया गया कर था, वेट्टी नामक कर था। ये जो वेट्टी कर था, ये कैसे लिया जाता था? जो जमींदार और उनके पूंजीपति होते थे, उनके यहाँ लोगों को, किसानों को बिना वेतन के काम करना होता था। यही है वेट्टी कर या वेट्टी टैक्स। का उल्लेख कहाँ है? तो चोल साम्राज्य के दौरान है। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या है? तंजौर। पांड्यों की राजधानी क्या है? मदुरई। आपसे पूछ क्या रहा है? 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये पल्लवों की राजधानी थी। 115 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला देखिए, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की जो प्रतिमा है, ये शिव जी की प्रतिमा है। शिव जी तांडव नृत्य करते हुए तांडव नृत्य की मुद्रा में ये नटराज की प्रतिमा है। वही आपसे पूछ रहा है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है, ये किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो ये चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य राजा बना। आदित्य या आदित्य प्रथम। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय चोल। विजयालय चोल ने वर्ष 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि भी ग्रहण की थी। नरकेसरी ये भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि उस चोल शासक का या चोल साम्राज्य के उस संस्थापक का नाम बताइए जिसने नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये विजयालय चोल जी है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? ये दंती दुर्ग की बात हो रही है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा थे दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के पहले शासक। इन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था, जिनकी राजधानी क्या थी चालुक्यों की? कांचीपुरम। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो देखिए अभी आपको बताया गया कि चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी के करीब विजयालय चोल ने की थी। विजयालय चोल ने 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि भी ली थी। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो ये 9वीं शताब्दी हो गया ना। 9वीं शताब्दी 801 से लेकर 899 या 900 तक क्या हो गया? 9वीं शताब्दी। ये आपसे पूछा 9वीं शताब्दी ईस्वी सन दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था भारत का, वो कंबलों के लिए महत्वपूर्ण था। और भारत का कौन सा क्षेत्र अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था या वहां महत्वपूर्ण था? ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान
उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कंबलों के लिए और दक्षिण भारत का क्षेत्र अपने सोने यानी गोल्ड और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरितम की रचना की गई है। ये सम्राट हर्षवर्धन के बारे में है। सम्राट हर्षवर्धन की पूरी वंशावली इस हर्षचरितम में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? बाणभट्ट जी द्वारा दी गई है। सम्राट हर्षवर्धन की वंशावली और इनके राजा बनने तक का पूरा उल्लेख हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम से प्राप्त होती है, पूरी जानकारी। अगला देखिए, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो ये यशोवर्मन है, चंदेल राजवंश के शासक थे। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ये कंधार के जो शिलालेख हैं ये ग्रीक और आर्मेक भाषाओं में लिखे गए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो देखिए, भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित 3 प्रकार की शैलियां हैं। नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारत की शैली है, उत्तर भारत के क्षेत्र में स्थापत्य से संबंधित है। और ये द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत की एक शैली है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो देखिए, नागर, बेसर और द्रविड़ ये 3 शैलियां हैं। ऊर्ध्व का कोई स्थापत्य कला की शैली नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहां पर सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? तो ये बात हो रही है पट्टदकल की। पट्टदकल जो है ये सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो ये मिश्रण किस नाम से जाना जाता है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। नागर शैली, आपको 3 शैलियां बताई गई मंदिर स्थापत्य कला की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो ये जो बेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ शैलियों का क्या है? मिक्सचर है। नागर और द्रविड़ शैली का देखिए इसमें दिया हुआ है सुमेलित मिश्रण प्रयुक्त हुआ है। वो सुमेलित मिश्रण की जो शैली है उसको क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। पट्टदकल वो जगह है जहां इस बेसर शैली का सुमेलित मिश्रण हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? ये आपका शिलप्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है। ये किसके द्वारा रचा गया है? इलंगो आदिगल द्वारा। इलंगो आदिगल द्वारा शिलप्पादिकारम नामक एक तमिल महाकाव्य की रचना की गई थी। ये तमिल महाकाव्य जो है ये वास्तव में इसमें जैन धर्म के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। यही आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कौन सी स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्राविड़ शैली के तत्वों का समावेश है? हमने आपको बताया कि नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली 3 स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण शैलियां हैं जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाते हुए जब मंदिरों का या भवनों का, राजभवनों का निर्माण किया गया तो वो वेसर शैली थी। वेसर शैली में नागर शैली के भी गुण हैं और
द्रविड़ शैली के भी गुण विद्यमान है। दोनों की जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको ले लिया गया और एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसे बेसर शैली कहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि स्थापत्य कला की कौन सी एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, तो वो बेसर शैली है। अगला प्रश्न देखिए, कल्हड़ एक लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है। तो देखिए कल्हड़ जी जो थे इनकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है कल्हड़ की रास तरंगिणी। कल्हड़ की रास तरंगिणी संस्कृत साहित्य में इतिहास का जो क्रमबद्ध लेखन है वो हमें पहली बार इसी कल्हड़ की रास तरंगिणी में प्राप्त होता है। इन्होंने रास तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का बिल्कुल क्रमबद्ध वर्णन किया है। समस्त ऐतिहासिक घटनाएं जो कश्मीर में हुई उनका, खास तौर से कश्मीर के राजाओं की पूरी वंशावली, उनका क्रम सब इसमें दिया हुआ है। ये संस्कृत भाषा में है रास तरंगिणी और ये संस्कृत साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं क्योंकि इसमें ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल क्रमवार विवरण है पूरा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी या उनका उल्लेख किया था, तो ये कश्मीर का सही ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये नैनार संत थे। नैनार संत किससे संबंधित हैं? तो शैव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे। इन्हीं से संबंधित ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है तंजौर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अपनी काम उत्तेजक या कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खजुराहो के मंदिर है। आप जानते हैं पूरे विश्व में मशहूर है, यूनेस्को साइट भी है ये। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस एक जगह है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली है? तो आपको बताया गया 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। तो ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारत की शैली है। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की शैली है और वेसर शैली का प्रयोग बहुत सी जगहों पर किया गया है। ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का ये प्रमाण है हेलियोडोरस स्तंभ। आपसे बस यही पूछ रहा है कि ये हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद का एक मशहूर ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि चरक ने की थी। चरक संहिता में आयुर्वेद का उल्लेख है और चरक संहिता पाठ के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती थी। तो चरक संहिता में बताया गया है कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ठीक है, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, माउंट कैलाश को हिलाते हुए रावण की एक चित्र जो है उकेरा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये लोकप्रिय चित्र निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ये अजंता की गुफाएं हैं। ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास अजंता की गुफाएं हैं। इसमें एक गुफा है शैव गुफा। इस गुफा में, इस शायद गुफा नंबर 6 है,
इस गुफा में रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। वही आपसे पूछ रहा है कि ये चित्रण कहाँ पर है, तो ये अजंता में है। अगला प्रश्न देखिए, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो सबसे पहले जानिए कि संगम है क्या। तो ये तमिल कवियों का सम्मेलन होता था। तमिल कवियों के सम्मेलन को ही संगम कहा गया था। तो ये तमिल कवियों का सम्मेलन है, तो तमिल भाषा में ही होगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत रिलेट करके आप लोग याद करेंगे ना, तो चीजें ज्यादा दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है। तो इतना सारा फैक्ट कंफ्यूजिंग ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा इसको रिलेट भी करते चलिए। हर ऑप्शन बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। तो संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो गांधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई। अगला प्रश्न देखिए, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता था? देखिए, शुंगों द्वारा उपयोग की गई एक लिपि है जो ब्राह्मी लिपि का ही एक प्रकार है, और इसका उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया गया था? तो संस्कृत भाषा को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा वैसे भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? ये प्रश्न जो है ये विवादित रहा है। ये प्रश्न ठीक नहीं है, ना इसके विकल्प सही से दिए हुए हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, राजा आम्भी ये कहाँ के शासक थे? तो ये तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका प्राचीन इतिहास का जो भाग है हमारा वो कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने कुल 143 क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं एसएससी जीडी के, उनको किया है बारी बारी से विद डिटेल। अब अगला जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा वो मध्यकालीन भारत का होगा, जिसमें हम लोग अब तक पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी से इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।